Good morning, students. We started the chapter drainage. This is the chapter 3 of geography. In the first part, we discussed about the means of what is the meaning of drainage and drainage system in India. And we classified it in two parts, the Himalayan river and peninsular rivers. So we had already discussed about the Himalayan rivers. Now today we are going to discuss about the peninsular rivers. Okay. Now let's start. The rainwater divide in peninsular India. जो रेन वाटर है वो पेनिनसुलर इंडिया में वेस्टर्न घाट फॉर्म करता है जो नॉर्थ से साउथ की तरफ वेस्टर्न कोस्ट के पास फ्लो होता है। ज़्यादातर जो मेजर रिवर्स हैं, बड़ी बड़ी जो नदियां हैं पेनिनसुलर की, जैसे कि महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये ईस्ट वार्ड फ्लो होती हैं और बे ऑफ बंगाल में ड्रेन होती हैं। ये जो रिवर्स हैं वो डेल्टा बनाती हैं अपने माउथ पर। ये बहुत न्यूमरस स्मॉल स्ट्रीम्स हैं, बहुत छोटे छोटे स्मॉल स्ट्रीम्स भी हैं इनमें जो वेस्ट की तरफ फ्लो होती हैं वेस्टर्न घाट में। नर्मदा और तापी, ये जो दो लॉन्ग रिवर्स हैं जो वेस्ट की तरफ फ्लो होती हैं और ये एस्चुरीज बनाती हैं। ड्रेनेज बेसिन्स जो है पेनिनसुलर रिवर्स के वो कंपैरेटिवली साइज में स्मॉल होते हैं। द नर्मदा बेसिन, नर्मदा अमरकंटक हिल्स से राइज होती हैं जो मध्य प्रदेश में है। ये वेस्ट की तरफ फ्लो होती है और रिफ्ट वैली बनाती हुई आगे बढ़ती है। इसके वे में सी जो नर्मदा क्रिएट करती है वो एक पिक्चरेस्क्यू लोकेशन बनाता है। मार्बल रॉक्स नियर जबलपुर आपको पता है जहाँ पर नर्मदा फ्लो होती है डीप गॉर्ज में, और धुआंधार फॉल बनाती है जहाँ पर रिवर जो है स्टीप रॉक्स पर प्लंग होता है और कुछ नोटेबल भी थिंग्स उसमें देखने को हमको मिलती हैं। जितनी भी ट्रिब्यूटरीज हैं नर्मदा की वो बहुत शॉर्ट हैं और ज़्यादातर इनमें से जो है वो मेन स्ट्रीम को ज्वाइन करती हैं राइट एंगल पर। नर्मदा बेसिन मध्य प्रदेश और गुजरात के एक बहुत बड़े पार्ट को कवर करता है। नेक्स्ट है द टापी बेसिन। टैपी जो है सतपुड़ा रेंजेस में राइज होता है, बैतूल डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश के। ये रिफ्ट वैली बनाता हुआ नर्मदा के पैरेलल चलता है, लेकिन ये लेंथ जो है इसकी नर्मदा से छोटी होती है। इसका बेसिन जो है मध्य प्रदेश के पूरे पार्ट को कवर करता है, गुजरात और महाराष्ट्र के बेसिन पार्ट को कवर करता है। कोस्टल प्लेन जो है वेस्टर्न घाट और अरेबियन सी के बीच में वो बहुत नैरो होते हैं। कोस्टल रिवर शॉर्ट हैं यहाँ के। जो मेन वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं वो हैं साबरमती, माही, भारत पुझा एंड पेरियर। ठीक है। नाउ गोदावरी बेसिन। गोदावरी लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर है और ये वेस्टर्न घाट के स्लोप से राइज होता है नासिक डिस्ट्रिक्ट में महाराष्ट्र के। इसकी लेंथ 1500 किलोमीटर है और ये बे ऑफ बंगाल में ड्रेन होती है। इसका जो ड्रेनेज बेसिन है वो लार्जेस्ट है जितने भी पेनिनसुलर रिवर्स हैं उनमें। बेसिन कवर पार्ट जो है महाराष्ट्र का लगभग 50% जो बेसिन है महाराष्ट्र का इसी एरिया में लाई होता है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश ये सब एरिया जो है इन पार्ट को इसका जो बेसिन है गोदावरी का वो कवर करता है। गोदावरी जो है बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज को ज्वाइन करता है जैसे कि पूर्णा, वारधा, प्राणहिता, मंजरा, वैनगंगा और पेनगंगा। जो लास्ट 3 ट्रिब्यूटरीज हैं वो बहुत लार्ज हैं, बहुत बड़ी हैं, क्योंकि इनकी जो लेंथ है वो एरिया को कवर करती हैं और इसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। किन्हें? वेनगंगा और पेनगंगा और मंजरा को। ओके। देन महानदी बेसिन। महानदी छत्तीसगढ़ के हाईलैंड से राइज होती है और उड़ीसा की तरफ ये फ्लो होती है और फ्लो होती हुई बे ऑफ बंगाल में जाकर के ड्रेन हो जाती है। इसकी जो लेंथ है रिवर की 860 किलोमीटर है। इसका ड्रेनेज बेसिन महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा को कवर करता है। देन कृष्णा बेसिन। कृष्णा रिवर जो है महाबलेश्वर से राइज होता है और कृष्णा रिवर जो है 1400 किलोमीटर लॉन्ग फ्लो होती है और बे ऑफ बंगाल में पहुंचती है। तुंगभद्रा,
कोयना, घाटप्रभा, द मूसी और भीमा, ये कुछ इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। इसका ड्रेनेज बेसिन महाराष्ट्र, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश से होता हुआ जाता है। कावेरी बेसिन, कावेरी ब्रह्मगिरी रेंजेस से अराइज होती है वेस्टर्न घाट के और बे ऑफ बंगाल में पहुंचती है। साउथ में कुडलारोड तमिलनाडु में भी ये बहती है। जो टोटल लेंथ है इस रिवर की वो है 760 किलोमीटर। इसकी मेन ट्रिब्यूटरीज हैं अमरावती, भवानी, हिमावती और काबिनी। इसका जो बेसिन है वो कर्नाटका का ड्रेन पार्ट है, केरला का और तमिलनाडु का। इन मेजर रिवर्स के अलावा कुछ स्मॉल रिवर्स भी हैं जो ईस्ट की टुवर्ड्स ईस्ट की तरफ फ्लो होती हैं। उनमें है दामोदर, ब्रह्मानी, बैतरणी, सुवर्णरेखा और भी कुछ नोटेबल एग्जाम्पल्स हैं जो हमें एटलस में देखने को मिलते हैं। देन लेक्स, लेक्स कश्मीर वैली से आप फेमिलियर हैं सब, जहाँ पर डल लेक है, डल झील है और हाउस बोट इनमें जिन्हें शिकारा कहा जाता है वो अट्रैक्शन का एक मीडियम है। यहाँ पर थाउजेंड्स ऑफ टूरिस्ट हर साल आते हैं इनसे अट्रैक्ट होकर के। सिमिलरली जो दूसरे टूरिस्ट स्पॉट हैं इस लेक के आसपास उसको भी बोटिंग, वहाँ पर भी बोटिंग, स्विमिंग और जो दूसरे वाटर गेम्स हैं वहाँ पर उन्हें इंजॉय किया जाता है। ठीक है। श्रीनगर, नैनीताल और जो दूसरे टूरिस्ट प्लेसेस हैं वहाँ पर भी लेक है जो अट्रैक्शन का मीडियम है आज के समय पर। जो लेक्स की इम्पोर्टेंस है वो क्या केवल टूरिस्ट को अट्रैक्ट करना है या फिर उसके अलावा और भी इनके कुछ यूज़फुलनेस है ना, उसके बारे में हम जानते हैं। इंडिया में बहुत सारी लेक्स हैं, ये जो हैं साइज़ में और कैरेक्टरिस्टिक्स में एक दूसरे से बहुत अलग है। ज़्यादातर लेक्स जो है परमानेंट है, कुछ में वाटर केवल रेनी सीजन में ही कंटेन होता है, जैसे कि इनलैंड ड्रेनेज के जो बेसिन है, सेमी एरिड रीजन के जो बेसिन वाले लेक्स हैं, है ना। यहाँ कुछ लेक्स ऐसी होती हैं जो ग्लेशियर के एक्शन से चलती हैं और आइस शीट्स के पिघलने से वो बनती हैं, जबकि जो दूसरी हैं वो विंड रिवर एक्शन और ह्यूमन एक्टिविटीज़ के थ्रू फॉर्म होती हैं। ठीक है। और मेंड्रिंग रिवर जो है फ्लड प्लेन्स के अक्रॉस कट ऑफ होते हुए बाद में ऑक्सबो लेक्स बनाते हैं। स्पिट्स एंड बार्स जो लेगून्स से होते हैं कोस्टल एरियाज़ में, जैसे कि चिल्का लेक है, पुलिकट लेक है, कोलेरू लेक है ना। इनलैंड ड्रेनेज, जो इनलैंड रीजन होते हैं ड्रेनेज के, वहाँ कभी कभी सीजनल लेक्स अकर हो जाते हैं, जैसे कि सांबर लेक राजस्थान में जो सॉल्ट वाटर लेक है ना। इसका जो वाटर है वो सॉल्ट प्रोड्यूसिंग के लिए यूज़ किया जाता है। ज़्यादातर जो फ्रेश वाटर लेक्स होते हैं वो हिमालयन रीजन्स में से अकर हुए हैं और ये ग्लेशियल ओरिजिन है, ग्लेशियर के पिघलने से इनका जो है ओरिजिन हुआ है। दूसरे शब्दों में अगर कहें तो जब वो तब फॉर्म होते हैं जब ग्लेशियर जो है डग आउट होता है उस बेसिन से, जो बाद में स्नो मेल्ट से फिल होता है। ठीक है। वुलर लेक जो है जम्मू और कश्मीर में, उसके कंट्रास्ट में जो टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ हैं उसके रिजल्ट से ये ओरिजिन इनका हुआ है। इट इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है इंडिया का। और डल लेक, भीमताल, नैनीताल, लोकताल और बारापानी, ये कुछ इम्पॉर्टेंट दूसरे फ्रेश वाटर लेक है इंडिया के। नेचुरल लेक्स के अलावा जो डैमिंग्स हैं रिवर में जो डैम बनाए जाते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, जनरेट करने के लिए, उससे भी लेक्स का फॉर्मेशन होता है, जैसे कि गुरु गोविंद सागर, भाखड़ा नागल प्रोजेक्ट। लेक्स की वैल्यू ग्रेट वैल्यू होती है ह्यूमन बींग्स के लिए। एक जो लेक होता है वो रिवर वाटर के फ्लो को रेगुलेट करने में हेल्प करता है। हैवी रेन्स का जब सीज़न होता है तो ये फ्लडिंग को प्रिवेंट करता है और ड्राई सीज़न में भी ये वाटर के फ्लो को मेंटेन करता है। लेक्स हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए भी यूज़ किया जा सकता है और ये मॉडरेट क्लाइमेट को सराउंड करते हैं, एक्वेटिक इकोसिस्टम को मेंटेन करते हैं, नेचुरल ब्यूटी को एनहेंस करते हैं और टूरिज़्म को डेवलप करने में हेल्प करते हैं। देन रोल ऑफ रिवर्स इन इकोनॉमी के लिए क्या रोल होता है रिवर्स का? रिवर्स जो है फंडामेंटल इम्पॉर्टेंस है ह्यूमन हिस्ट्री से। अगर हम ह्यूमन की हिस्ट्री पढ़ें तब से लेकर आज तक इनके बहुत मूलभूत इनके महत्व है इनका।
वाटर जो है बेस है ह्यूमन लाइफ का। वाटर जो रिवर के होते हैं वो बेसिक नेचुरल रिसोर्स होते हैं और ह्यूमन एक्टिविटीज़ के लिए एसेंशियल भी होते हैं। इसलिए जो रिवर बैंक्स हैं वहाँ पर सेटलमेंट्स सबसे ज़्यादा हैं। और एंशियंट टाइम्स में भी हमने देखा है कि जितने भी सिविलाइजेशंस हैं उनका जन्म रिवर वैली से ही हुआ है। ये जो सेटलमेंट्स हैं वो बड़ी बड़ी सिटीज़ में कन्वर्ट हो चुके हैं। ऐसी बहुत सारी सिटीज़ हैं इंडिया में, है ना। रिवर वाटर का यूज़ इरीगेशन के लिए होता है, नेविगेशन के लिए होता है, हाइड्रो पावर जनरेशन के लिए, और स्पेशल इसके जो सिग्निफिकेंस है पर्टिकुलरली एक कंट्री इंडिया जैसी कंट्री के लिए जहाँ पर एग्रीकल्चर मेजर सोर्स है लिवलीहुड का, वहाँ पर इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है। रिवर पॉल्यूशन, जो डोमेस्टिक म्यूनिसिपल और इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चरल डिमांड बढ़ती जा रही है, इसके कारण जो रिवर का वाटर है वो नेचुरली अफेक्ट हो रहा है, वो इसकी वाटर की क्वालिटी अफेक्ट हो रही है। इसका रिजल्ट ये हो रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो वाटर है वो रिवर में जो फ्लो होता है वो कम होता जा रहा है, वाटर की जो वॉल्यूम है वो घटती जा रही है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो जो हैवी लोड्स होते हैं इसमें वो अनट्रीटेड सीवेज और इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स के कारण वाटर रिवर्स में से एम्प्टी होते जा रहे हैं। इसका इफेक्ट ना केवल वाटर की क्वालिटी पर पड़ता है बल्कि सेल्फ क्लींजिंग कैपेसिटी जो है रिवर की उस पर भी इसका इफेक्ट पड़ता है। एग्जाम्पल के लिए जो एडिकेट स्ट्रीम फ्लो है गंगा वाटर के, वो क्या करता है, डाइल्यूट करता है और एजिमुलेट करता है पॉल्यूशन लोड्स को लगभग 20 किलोमीटर लार्ज सिटीज़ में। लेकिन जो अर्बनाइजेशन इंक्रीज़ हो रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ता जा रहा है, वो ऐसा होने नहीं देता है और पॉल्यूशन लेवल जो है कई रिवर्स में वो बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो ये ओवर राइजिंग पॉल्यूशन है हमारी रिवर्स में। इसके कंसर्न में हमें में कई सारे एक्शन प्लान जो हैं लॉन्च किए गए हैं रिवर्स के लिए। ऐसे कई प्लान्स जो हैं इस समय चल रहे हैं। जो रिवर वाटर किस तरह से ह्यूमन हेल्थ को पॉल्यूट करता है ये सब हम बहुत अच्छे से जानते हैं। तो ह्यूमन बीइंग की जो लाइफ है फ्रेश वाटर के बिना कैसी होगी, इसको आप इमेजिन कर सकते हैं और इस टॉपिक को आप अपने शब्दों में लिख भी सकते हैं, है ना। सो दिस चैप्टर हैज़ बीन completed here. Read this chapter nicely and read about that blog, that is National River Conservation Plan, NRCP, है ना। Read by yourself. गंगा एक्शन प्लान आपने सुना होगा, इसमें उसका URL एड्रेस भी दिया हुआ है, you can search for it, okay, and can know more than which is given in your book. So read it, search it and have some knowledge about that. Okay, till then, goodbye.